Good morning, students. Today we discuss the Holder inequality for infinite sum. In last lecture we discussed for finite sum. Now we discuss Holder's inequality for infinite sum. Now here p lying between 1 and infinity, 1 by p plus 1 by q is equal to 1. Let xn and yn are sequences of scalars. आपको याद हो जब हमने Holder's inequality for finite sum डिस्कस किया था तब हमने दो एलिमेंट्स x और y कंसीडर किए थे, वो n टप्पल फॉर्म के कंसीडर किए थे कि x जो था आपका x1 x2 to so on xn और y में जो y था आपका y1 y2 to so on yn, क्योंकि वो फाइनाइट सम के लिए कंसीडर किया था और i बेरिंग फ्रॉम आपका 1 to n चल रहा था। यहाँ ये आपका इनफाइनाइट सम है। इनफाइनाइट सम का मतलब जो एलिमेंट आएगा वो किस फॉर्म का होगा, x1 x2 x3 x4 up to so on। तो ये क्या बन गई आपकी एक सीक्वेंस बन गई। तो here xn and yn are sequences of scalars such that summation n varying from 1 to infinity mod xn raised to power p, ये जो सम है ये फाइनाइट है मींस लेस देन इन्फिनिटी, और ये सम भी आपका क्या रहेगा, लेस देन इन्फिनिटी। xn पे रेज्ड टू पावर p यूज किया हमने और yn के लिए q। रिलेशन आपको पता है 1 by p plus 1 by q is equal to 1। रिजल्ट वही है कि प्रोडक्ट जो है उसको हमने सेपरेट करना है, सिर्फ डिफरेंस क्या चल रहा है, वहां आपका फाइनाइट सम चल रहा था, यहाँ आपका इनफाइनाइट सम चल रहा है। Let m be any positive integer, then by Holder's inequality for finite sum। यहाँ हम यूज कर रहे हैं Holder's inequality for finite sum और मेन जो रिजल्ट है वो यही है, तो आपको ये रिजल्ट इसमें प्रूव करना है फाइनाइट सम के लिए। Summation n varying from 1 to n mod xn yn is less than equal to this term. Now अब this is the sum of, this is finite sum and this finite sum is less than equal to infinite sum, क्योंकि जो हम यहाँ सम कंसीडर कर रहे हैं वो पॉजिटिव टर्म्स का है। देखो आप मोड कंसीडर कर रहे हो और मोड लेने के बाद जो टर्म्स आती हैं वो पॉजिटिव, तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव नंबर्स को आप ऐड करोगे सम उतना ही आपका बड़ा हो जाएगा। तो मींस दिस फाइनाइट सम इज लेस देन इक्वल टू दिस इनफाइनाइट सम where summation n varying from 1 to infinity mod xn raised to power p is finite and this sum is also finite। ये हम लेके ही चले हुए हैं। Since sequence of partial sum of the series summation n varying from 1 to infinity है यहाँ mod xn by n is bounded above and hence convergent। ये रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है, every monotonically increasing bounded above sequence is convergent। ठीक है, तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम क्या कहेंगे, जो हमारी ये जो हमारी सीरीज है वो क्या करेंगी, हमारी कन्वर्ज करेंगी। मीन्स क्योंकि अगर किसी भी सीरीज का पार्शियल सम कन्वर्ज करता है तो वो सीरीज भी क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। तो समेशन एक्सन summation mod xn by n is convergent since result 1 is true for each positive integer m। हमने m तो कोई भी arbitrary positive integer कंसीडर किया था। so summation n varying from 1 to infinity, क्योंकि देखो जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो m के लिए था तो हमने यहाँ रिजल्ट जो है वो इन्फिनिटी के लिए कर दिया। on taking limit this is less than equal to this result। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो रिजल्ट चल रहा था वो रिजल्ट क्या था, दिस, ये जो सम था वो फाइनाइट था, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस रिजल्ट। ये यहाँ तो हमारे पास जो टर्म हमें चाहिए तो वो आ चुकी है, लेकिन यहाँ अब हमें वो टर्म लेनी ना, यहाँ हमने लिमिट लेनी है। तो वो लिमिट लेने के लिए हमने क्या कहा कि जो अब हमारे पास जो सीरीज है, ये हमारे पास सीरीज है, ये सीरीज, उस सीरीज का nth पार्शियल सम क्या हुआ, उसकी फर्स्ट m टर्म्स का सम ना, समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to m mod xn by n। अगर वो पार्शियल सम nth पार्शियल सम से जो सीक्वेंस बनेगी अगर वो कन्वर्ज कर जाती है तो ये सीरीज भी कन्वर्ज कर जाएगी। कन्वर्ज कर जाएगी तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं, उसमें लिमिट ले सकते हैं। जब लिमिट लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity। तो आपके पास ये जो रिजल्ट प्रूव हो गया, होल्डर्स इनइक्वालिटी फॉर इनफाइनाइट सम आपकी प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एलपी स्पेस और क्लासिकल बनाक स्पेस। डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना क्या डेफिनेशन है। लेट p बी अ पॉजिटिव रियल नंबर लाइंग बिटवीन 1 and infinity। A measurable function f defined on closed interval 0 1 is said to be in space LP या or written as LP किस पे defined है, closed interval 0 1 पे, if integration 0 to 1 mod f raised to power p is less than infinity। क्या कह रहा है वो कि अगर p आपका कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है लाइन बिटवीन 1 to infinity, देन अ मेजरेबल फंक्शन, मेजरेबल फंक्शन क्या होता है ये आप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये। देन अ मेजरेबल फंक्शन f जो किस पे डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल 0 1 पे डिफाइंड है, तो इस मेजरेबल फंक्शन को हम क्या कहेंगे, वो किस स्पेस में होगा, एलपी स्पेस में होगा। कब होगा, अगर वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करता हो, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, मोड f रेज्ड टू पावर p विद इन द लिमिट 0 to
1 इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है, क्योंकि वो स्पेस 0 1 पे डिफाइंड है इसलिए लिमिट्स भी 0 to 1 है। ये क्या है, अगर लेस देन इन्फिनिटी है तो f जो फंक्शन है वो किसका हो जाएगा, एलपी स्पेस का है। नेक्स्ट हम जो होल्डर इनइक्वालिटी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये किसके लिए कर रहे हैं, इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए। अब हमने होल्डर्स इनइक्वालिटी दो डिस्कस कर चुके हैं हम, एक फाइनाइट सम के लिए, एक इनफाइनाइट सम के लिए। यहाँ जो होल्डर इनइक्वालिटी हम प्रूव करेंगे वो किसके लिए कर रहे हैं, इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए। इंटीग्रेबल फंक्शंस का मतलब जो फंक्शन आपके से एलपी का है या एलक्यू का है। If p is greater than 1 and p and q are non-negative real numbers such that 1 by p plus 1 by q is equal to 1 and if f belongs to lp, अगर f किसका है, lp स्पेस का है, lp स्पेस होने का मतलब वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये कंडीशन कि इंटीग्रेशन 0 to 1 mod f raised to power p is less than infinity। सेकंड कह रहा है g बिलोंग्स टू lq, g आपका lq का है, lq का मतलब वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 mod g रेज टू पावर क्या आ जाएगा, q less than infinity। then f into g belongs to l1, अगर f lp का है, g lq का है, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा f into g वो किसका होगा, l1 का होगा। ठीक है। एंड इंटीग्रेशन, अगर एफ जी आपका L1 स्पेस का है तो P और Q तो हट चुके हैं, तो यहाँ आप डेफिनेशन क्या बनेगी, इंटीग्रेशन या मोड एफ की जगह क्या आ जाएगा, मोड एफ इंटू जी, क्योंकि हम एफ जी की बात कर रहे हैं, और P की जगह क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन मोड एफ जी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ पी एंड नॉर्म जी क्यू। प्रूफ देखो इसका, रिजल्ट वही है, वो प्रोडक्ट पे किया है, वहां हम समेशन यूज कर रहे थे, यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। नाउ लेट अस प्रूव फर्स्ट, क्या प्रूव कर रहे हैं हम, फर्स्टली एक लेमा प्रूव कर रहे हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स and lambda lying between 0 and 1, then prove that alpha raised to power lambda, beta raised to power 1 minus lambda is less than equal to lambda into alpha plus 1 minus lambda into beta। To prove this lemma, first we consider if alpha and beta are 0, then nothing to prove, then result is trivial। अगर अल्फा और बीटा 0 हो जाते हैं तो रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। नाउ कंसिडर, अब हम क्या सपोज कर रहे हैं, सपोज अल्फा एंड बीटा आर ग्रेटर देन 0, कंसिडर अ फंक्शन फाई डिफाइंड फॉर अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर t एज, हम यहाँ एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ये स्टेप आपको याद रखना है कि वो फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है, फाई ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा t माइनस t रेज टू पावर लैम्डा, ये वैसे ही डिफाइन किया है जैसे हमने पीछे लेमा में किया था। फिर हम वही काम कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाई डैश t, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका हमने निकाला, फाई डैश t इज इक्वल टू 0 इफ t इज इक्वल टू 1, अगर t की वैल्यू 1 है तो वैल्यू 0 है, आप पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ से लैम्डा, यहाँ से माइनस लैम्डा इंटू टी रेज टू पावर लैम्डा माइनस 1, t को 1 पुट करो, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। फिर हमने यहाँ इस सेकंड डेरिवेटिव हम निकालेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है, सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका t को इक्वल टू 1 पे ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो आपका मिनिमा होगा, और अगर लेस देन 0 है तो वो आपका मैक्सिमा हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी ग्रेटर देन 0 आ रही है 1 पे, तो इसका मतलब ये आपका क्या आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इसका मतलब 1 पे वैल्यू हर एक पॉइंट से क्या होगी, लेस होगी, तो आपके पास क्या आ गया, फाई ऑफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई ऑफ 1 फॉर ईच पॉइंट ऑफ t। फाई ऑफ t की हमने यहाँ वैल्यू रख दी, फाई ऑफ 1 आपका 0 आ रहा था, तो ये रिलेशन आ गया आपके पास, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे पास रिजल्ट आ चुका है 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी रेज टू पावर लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने आपको क्या कर दिया, हमने t को अल्फा बाय बीटा, सेम वही काम कर रहे हैं जो हमने पीछे किया था। नाउ दिस इंप्लाइज 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी की वैल्यू अल्फा बाय बीटा, वहां a बाय b पुट की थी, आप वो भी कर सकते हो, यहाँ हमने अल्फा और बीटा लिया हुआ है, माइनस अल्फा बाय बीटा रेज टू पावर लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोल्व किया इसको एलसीएम लेके, हमारे पास रिजल्ट आ गया, अल्फा रेज टू पावर लैम्डा बीटा रेज टू पावर 1 माइनस लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू अल्फा इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू बीटा। अब मेन प्रूफ पे आते हैं हम, इफ norm f with respect to p is 0 or norm g with respect to q is equal to 0, then f equal to 0 almost everywhere or g equal to 0 almost everywhere। Now this implies f into g is equal to, अगर दो उनमें से कोई भी एक 0 है almost everywhere, तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा आपके पास 0 almost everywhere, और अगर ये 0 है कोई भी फंक्शन almost everywhere तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा 0। ये आप ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। देन द इनइक्वालिटी इज ऑब्वियस,
So here we suppose norm f and norm g are greater than 0. Now let us define alpha. Alpha हम क्या define कर रहे हैं? Mod ft divided by norm f with respect to norm p. और बीटा raised to power p भी है यहाँ, ये raised to power p. और बीटा क्या define कर रहे हैं? Mod gt divided by norm g with respect to norm q raised to power q. ये अल्फा और बीटा जो हमने डिफाइन किए हैं, स्टेप आपको याद रखना है, आपको क्लियर हो जाएगा ये हमने ऐसा डिफाइन क्यों किया है. Clearly alpha and beta are non-negative real numbers, so put lambda is equal to 1 by p, lambda lying between 0 and 1 because p lying between 1 to infinity. Then by above lemma we get, जो भी हमने लेमा प्रूव किया है वहां से जस्ट हमने वैल्यूज ही पुट करनी है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा. मैं आपको दिखाती हूँ, चेक कर लेते हैं लेमा हमने क्या प्रूव किया था. लेमा में था आपका अल्फा रेज टू पावर लैम्डा बीटा रेज टू पावर 1 माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू लैम्डा इंटू अल्फा प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू बीटा, ये रिजल्ट था. तो इसमें हमने जस्ट क्या करना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है. तो यहाँ हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने क्या कर दिया, पुट कर दी. नाउ दिस इम्प्लाइज 1 बाय, ये प्रोडक्ट में है नॉर्म एफ पी नॉर्म जी क्यू, ये ऊपर आपके पास क्या आ गया, मोड ऑफ एफ टी इंटू जी टी. दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ अब आपके पास ये रिजल्ट एज इट इज है. यहाँ इसने एक स्टेप किया हुआ है कि क्या कर दिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया. जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन मोड एफ टी इंटू जी टी. और यहाँ जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ऊपर वाले को इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन मोड एफ टी रेज टू पावर पी, वो क्या आ जाएगा आपका नॉर्म एफ रेज टू पावर पी. ये तो आपने डिफाइन किया था ना, नॉर्म एफ विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म पी क्या डिफाइन किया था, इंटीग्रेशन मोड एफ टी रेज टू पावर 1 बाई पी. और यहाँ रेज टू पावर पी चल रहा है, तो पी से वो 1 बाई पी कैंसिल होकर ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नॉर्म एफ रेज टू पावर पी. तो ये टर्म आपकी 1 बन जाएगी कैंसिल होके. ऐसे जब इंटीग्रेट करोगे न्यूमरेटर का, तो ये भी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू, दिस इज इक्वल टू 1. सो दिस इम्प्लाइज, तो टर्म क्या आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन मोड एफ जी, ये टर्म हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ किसके रिस्पेक्ट में, p, and norm g with respect to q, and this is less than infinity. This implies this left hand side is also less than infinity. This implies अगर ये आपके पास less than infinity है, this means fg belongs to L1. तो यहाँ देखो आप, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, ना p है ना q है, इसका मतलब L1 स्पेस का है. So equation 1 can be written as integration mod fg less than equal to integration, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ऊपर, mod f raised to power p की पावर 1 by p into integration mod g raised to power q whole raised to power 1 by q. क्लियर है स्टूडेंट्स? बाकी नेक्स्ट मिन्कोविच की इनइक्वालिटी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ये आप अच्छे से रीड करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क. ओके स्टूडेंट.